हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डे 20 पे आ गए हम 100 डेज ऑफ जेई एडवांस के, और आज से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा कैलकुलस हमने फिनिश कर दिया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम अगले एक वीक के लिए करेंगे। तो आज हम 11 इंटरेस्टिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 पर आ जाते हैं, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं एक बेसिक से सवाल के साथ। तो यहाँ पर एक हाइपरबोला दे रखा है, सेंटर सी है उसका, फोकस दे रखा है एक, और दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो डायरेक्ट्रिक्स एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब सेंटर से इस फोकस का डिस्टेंस निकालना है या एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो भले ही हम शिफ्ट कर दें या रोटेट कर दें, डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास x बराबर a बाई ई या x बराबर माइनस a बाई ई, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होती है ना। कोई भी एक फोकस मान लेते हैं, जैसे a,0 ये फोकस होता है। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं जब फोकस का डायरेक्ट्रिक्स है, तो एक डिस्टेंस आएगा a बाई ई माइनस ए के बराबर, और एक डिस्टेंस आएगा a बाई ई प्लस ए के बराबर। ठीक है, तो 6,8 का आप पहले यहां से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो जब आप यहां से डिस्टेंस निकालेंगे 6,8 का, तो 6,8 पुट कर देंगे अपन, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास 12 के बराबर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप आप सभी को आता है। फिर आप यहाँ पर भी 6,8 रख देंगे। तो जब अपन इधर 6,8 यहाँ पर पुट करेंगे, तो वहां पर आपके पास आ जाएगा ये 8 के बराबर। अब आप एक बार इन दोनों को ऐड कर दें। तो अगर आप इन दोनों को आई थिंक ऐड करेंगे, अब ये हमें पता नहीं है 12 वाला कौन सा 8 वाला कौन सा है। तो ये वाली चीज बड़ी होती है, इसलिए मैं इसको 12 ले रहा हूँ और इसको 8 ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज छोटी होगी। तो एक बार इन्हें ऐड कर देंगे, तो 2 टाइम्स a बाई ई, ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास 20 के बराबर। यानी जो a बाई ई है डिस्टेंस की, अगर अपन बात करें तो ये यहाँ से 10 दे देगा। और अगर अपन इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 2 AE की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी जो AE की वैल्यू आ रही है अपने पास इसके केस के अंदर, ये आई थिंक 2 के बराबर। अच्छा, यहाँ पर मुझे मॉड भी लेना चाहिए था, क्योंकि हमें पता नहीं है a बाई ई बड़ा है या ए बड़ा है। तो हाइपरबोला के अंदर जब अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है। तो इसलिए जब आप ये वाला मॉड खोलोगे तो AE पहले आएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका जो साइन है ए का वो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए अब एक बार अपन इसे वापस ऐड कर देते हैं, तो 2 AE की वैल्यू आपके पास 20 आएगी। ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, AE की वैल्यू यहाँ से 10 हो जाएगी। और अगर आप इसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 टाइम्स a बाई ई, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा, AE बड़ा होगा a बाई ई से। तो a बाई ई की वैल्यू यहाँ से आपके पास जो है ये 2 आ जाएगी। बेटा इनको डिवाइड कर लो आप सिंपल सा, तो ई स्क्वायर 5 आ जाएगा, और ई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास √5 के बराबर। ठीक है, तो इस बेसिक क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। और अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे आने वाले अपन कोऑर्डिनेट पे आ गए हैं, जिसमें मैं ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट के साथ मिक्स करूंगा। तो आपको इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछिए, बहुत अच्छा सवाल है इसलिए स्टार लगा देता हूँ। तो यह है √(a² + b², √(a−1² + b²), ऐसे 4 स्क्वायर रूट है। तो अब देखने पर या डिफरेंशिएशन करने पर डायरेक्टली कुछ पता नहीं चलता है। तो पहली ऑब्जर्वेशन जो आपको करनी है बेटा वो यहाँ पर है कि हम a, b को कोई कोऑर्डिनेट ले सकते हैं किसी पॉइंट का। ये उसका डिस्टेंस हो जाएगा 0,0 से, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। ये उसका डिस्टेंस हो जाएगा 1,0 से, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला। ये 0,1 से डिस्टेंस हो जाएगा, और ये 3,3 से डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर अपन इसको यहाँ पर प्लॉट करें, तो एक पॉइंट आपका 0,0 है, एक एक्सिस पे 1,0 है, एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे 0,1 है, और एक एक्स बराबर वाई वाली लाइन पे 3,3 है। तो ऐसा समझ लो कि ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। और ए कॉमा बी कोई ऐसा पॉइंट है जिसका तीनों वर्टेक्स से, चारों वर्टेक्स से डिस्टेंस का सम मिनिमम आ रहा है। मतलब कि मान लो ये पी है और ये आपका ए बी सी डी है। तो अपन यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि हम वैल्यू मिनिमाइज करना चाहते हैं किसकी, हम वैल्यू मिनिमाइज करना चाहते हैं इन पूरे के पूरे सम की, यानी ए पी प्लस बी पी प्लस सी पी प्लस डी पी की, इसकी वैल्यू हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। अब मेरा क्लेम ये है, जो कि हमें यहाँ पे याद भी रखना है, वो ये है कि ये जो पी पॉइंट आएगा, ये दोनों के डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आएगा, भले ही कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो। इसको इनके डायगोनल के इंटरसेक्शन पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा क्यों है, ये बात मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। मान लो आप कहो कि नहीं सर, पी डैश कहीं और होगा, और एपी प्लस सीपी से भी ज्यादा छोटा हो जाएगा एपी डैश और सीपी डैश का सम। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो पी डैश लिया है उसका सम आ रहा है एपी डैश प्लस सीपी डैश, और मैं जिसको पी मान रहा हूँ इस इंटरसेक्शन पे, मेरा सम आ रहा है एपी प्लस सीपी। और एपी प्लस सीपी को बेटा आप यहाँ पर एसी भी लिख सकते हो, जो कि डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है, और आपको पता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी अगर आप पॉइंट पी यहाँ पर नहीं लेते हो, तो ये जो एपी डैश और सीपी डैश का सम है, ये आपने जो पॉइंट बाहर लिया है,
इसका जो सम आएगा वो AC से AP प्लस CP के सम से बड़ा हो जाएगा, जबकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसलिए मैं P यहीं पे ले रहा हूँ, ताकि ये अपना जो AP प्लस CP है ये किसी भी AP डैश प्लस CP डैश से क्या हो जाए, छोटा। इसी तरह हमारा ये जो DP प्लस BP आएगा ये भी किसी DP डैश प्लस BP डैश से छोटा हो जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो P पॉइंट की तलाश हम कर रहे हैं वो इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आएगा। तो आपका जो AP प्लस CP है वो AC डायगोनल हो जाएगा और BP प्लस DP आपका BD डायगोनल हो जाएगा, यानी कि आंसर दोनों डायगोनल्स की लेंथ का सम आएगा। तो 0 1 से 1 0 की डिस्टेंस होती है बेटा √2 के बराबर, और 0 0 से 3 3 की डिस्टेंस होती है 3√2, और इन दोनों का सम 4√2 आएगा। तो अगर आपको इस कंसेप्ट में मजा आया तो प्लीज फटाफट से आप लाइक या कमेंट कर दें। अपन अलग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, और ये इस बार कोऑर्डिनेट में सर्कल से इंस्पायर्ड है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का कंसेप्ट है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हमें निकालनी है। हमें एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे 5, -5, और ओरिजिन सेंटर और √5 रेडियस का एक सर्कल है हमारे पास, x² + y² = 5। अब हमें यहाँ पर हमने बोला है कि हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना दी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है कि जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स आपने डाले हैं उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जाने वाली लाइन जो आप t बराबर 0 से निकाल सकते हैं। तो अगर आप 5, -5 से t बराबर 0 करेंगे तो 5x - 5y की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी, और बेटा x - y जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब आपको ABP का ऑर्थो सेंटर का लोकस पूछा है, जहां P इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। सर्कल पे कोई भी पॉइंट अपन पैरामीट्रिक फॉर्म में लेते हैं, तो इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, a cos थीटा, a sin थीटा। a हमारा रेडियस है जो कि √5 है, पर उसके लिए बेटा a और b पता होने चाहिए। तो इक्वेशन सिंपल है, तो हम यहाँ से x बराबर 1 + y जो है ये अपन सर्कल में यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 1 + y का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 5। एक तरफ ले आएंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, जहां से आपके पास इसके केस के अंदर y की दो वैल्यू आएगी, एक 1 एक -2। उसको जब आप इसमें रखेंगे तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 1 + 1 एक -2 + 1। तो आपके पास a और b ये दो कोऑर्डिनेट हो गए। अब सवाल ये उठता है कि सर ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए थीटा के टर्म्स में निकालेंगे, एलिमिनेट भी करेंगे लोकस के लिए, पर क्या हमें ऑल्टीट्यूड लिखने पड़ेंगे? तो मैं आपको कहूंगा नहीं बेटा, आपने स्ट्रेट लाइन में स्पेशल पॉइंट्स में प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। तो सर यहाँ सरकम सेंटर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि पहली बात सेंट्रोइड निकालना आसान है तीनों पॉइंट से, और सरकम सेंटर जो इस ट्राइंगल का है वो इस सर्कल का ही सेंटर है, यानी कि हमें सरकम सेंटर ऑलरेडी पता है 0 0। तो ऑर्थो सेंटर का आपको लोकस चाहिए, जिसका भी लोकस लेते हैं उसको h, k मानते हैं, है ना। सरकम सेंटर आपको पता है 0, 0, और जो सेंट्रॉइड होगा वो ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। तो जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 × 0 + 1 × h/3 और 2 × 0 + 1 × k/3 आ जाएगा, और इन तीनों पॉइंट का आप सेंट्रॉइड निकालें 2 - 1 + √5 cos थीटा अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा 3, और इसी तरह से 1 - 2 + √5 sin थीटा और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 3। अब जब आप कंपेयर करेंगे x को x से y को y से तो 3 3 तो कट हो जाएगा। तो अब यहाँ से h - 1 ये √5 cos थीटा आ जाएगा, और k + 1 ये √5 sin थीटा आ जाएगा, और इनका स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपका थीटा एलिमिनेट होके आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही मजेदार सवाल था जिसमें सर्कल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑर्थो सेंटर और प्रॉपर्टी रिवाइज हो गई लोकस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और मजेदार सवाल मैं आपके पास यहाँ पर ला रहा हूँ, और ये भी सर्कल्स के लिए है, और ये आज के अपने लेक्चर का सेकंड मोस्ट लॉजिकल सवाल है। तो आप करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, खुशी के आंसू आएंगे, और आप भागते भागते यहाँ पर आओगे और कहोगे सर मजा आ गया, क्या सवाल है। तो दो सर्कल्स हैं, क्वेश्चन की तारीफें तो बहुत कर ली, क्वेश्चन देख लेते हैं। दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है ई, और दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो 1, 2, 2, 1 ये आ गया। तो अब आप यहाँ से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की ये इक्वेशन भी निकाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो अगर आप 2 पॉइंट फॉर्म लगाना जानते हैं तो 1, 2, 2, 3 से जाने वाली ये लाइन इनकी कॉमन कॉर्ड आ जाएगी। अब बोल रहे हैं कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं, ये बी और डी एक टेंजेंट है ना, ये इसको टच कर रहा है, तो ये इन दोनों सर्कल्स का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। तो बोल रहे हैं कि यार यहाँ पर आप क्या करो, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। पैरेललोग्राम का मतलब ये ए बी डी तो आपको पता है, तो अगर यहाँ पर अपने पास एक सी आ जाएगा ना तो अपन को मजा आ जाएगा, और ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो अब आप बताओ क्या होगा वो। अब इसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा बेटा रेडिकल एक्सिस।
तो जब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन कॉर्ड ही आपकी रेडिकल एक्सिस होती है, जो कि आपको दोनों सर्कल की इक्वेशन S1 माइनस S2 जीरो करने से मिलती है। जिनको रेडिकल एक्सिस नहीं आती है वो एक बार जरूर रिवाइज करें जेईई एडवांस से पहले। ये रेडिकल एक्सिस की खास बात ये होती है कि ये आपके कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट कर देता है। मतलब ये जो आपके पैरेललोग्राम है जिसके अंदर आपका ये ए और ये बी और ये डी है, डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम में एक दूसरे को क्या करते हैं आपको पता होगा, बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जहां से जा रही है ये आपके पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट है। तो अपन ये वाला पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, हमें बीडी की इक्वेशन पता है बेटा, बीडी है 4x प्लस 8y माइनस 7 बराबर 0। अब अपन इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 4y माइनस 12 ये 0 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/4। इसको अपन यहाँ पर पुट कर सकते हैं तो x की वैल्यू आई थिंक ये हमारे पास आ जाएगी -5/4 रखेंगे अगर अपन, तो ये आ जाएगी 17/4 ऐसा। तो ये जो आपके पास आ गया ये पैरेललोग्राम के बीडी के मिड पॉइंट आ गया, वही एसी का भी मिड पॉइंट होगा। तो अगर आपको एसी निकालना है, मान लो सी आपका एक्स वाई है जो कोऑर्डिनेट निकालना है और ये आपको पता है, तो अब आप यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे, x प्लस 1/2 और y प्लस 2/2 ये बराबर कर देंगे किसके, 17/4 के और -5/4 के। यहाँ से ए ऑप्शन आ जाएगा। तो बड़ी प्यारी चीज है कि कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस होती है जो कि टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करती है, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है तो यही मिड पॉइंट होगा और एसी का मिड पॉइंट भी यही होगा। कितने सारे डॉट्स आप लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हो जेईई एडवांस की तैयारी में आपके क्वेश्चंस के लिए जो एक्चुअल एग्जाम में भी आ सकते हैं। क्लियर है? ओके। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आएंगे ये आज का टफेस्ट क्वेश्चन है और सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है, फर्स्ट सबसे लॉजिकल क्वेश्चन। अगर आपने इसको कर लिया तो आपको मजा आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको, एक फंक्शन दे रखा है और बोल रहा है ए कॉमा बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि आपका ये जो एफ डैश एक्स है ये जीरो हो इस इंटरवल में -2√2 से 2√2। तो सबसे पहले तो बेटा एफ डैश एक्स जीरो का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट होगा। मतलब -2√2 से 2√2 में इन दोनों का ये जो सम आपके पास आ रहा है ये सम क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। अब मैं इसकी यहाँ पर बात करता हूँ ये वाली चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो बेटा ये डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे आप लिखते हो ना x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको y मान लूं तो ये बन जाएगा रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर। तो स्क्वायरिंग कर देंगे अपन, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 उधर भेज दिया, ये वाई स्क्वायर बाय 1 आ जाएगा और 4 से अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपको एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स मिल गई जिसका ए स्क्वायर 8 यानी ए बराबर 2√2 और बी स्क्वायर आपका 4 के बराबर आ रहा है। तो ये जो है ये बेसिकली आपकी क्या हो गई, एक तरह से ये आपकी एलिप्स हो गई। और ए कॉमा बी का ये डिस्टेंस है कहां से, एलिप्स पे, एलिप्स के यहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे हैं एक्स कॉमा वाई जो अपन लेते हैं, एलिप्स पे कोई भी पॉइंट से अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो एलिप्स आ गई है ये आपका ए कॉमा बी का, इस एलिप्स के किसी भी पॉइंट से क्या है, डिस्टेंस है। जैसे ये एलिप्स बन रही होगी तो ए कॉमा बी जो है उसका, जहां भी ए कॉमा बी होगा हमें नहीं पता, ये एलिप्स पर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट से आपका क्या हो गया, डिस्टेंस है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की अकेली प्रॉपर्टी की तरफ एक बार ले जाना चाहूंगा जो बोलती है दोनों फोकस से एलिप्स पे किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको एलिप्स और सम कांस्टेंट देखते ही चमकनी चाहिए। अब अपन यूज कर सकते हैं, मैं शो कर सकता हूँ ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए पहले एसेंट्रिसिटी निकालेंगे बेटा, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की एसेंट्रिसिटी होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये 1/√2 आ जाएगी। और यहाँ से a बराबर 2√2 है तो जो आपका फोकस आएगा एक आएगा 2,0 और एक और फोकस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -2,0। अब एक बार अगर आप इसे देखें, जैसे हमने यहाँ पर जो भी पॉइंट लिया था x, y, y हमने क्या माना था 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब शानदार बात यह है कि ये जो चीज आप यहाँ देख रहे हो ये इस वाले फोकस से इस पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, x माइनस माइनस 2 यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर y आपका ये है √4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें से जीरो हटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ऊपर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। फिर इसके अलावा यहाँ पे 4x का डबल हो जाएगा 8x और 2 का स्क्वायर इंटू 2 यहाँ 8 और यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे इस तरह से।
तो इसके केस के अंदर जब आप यहाँ पर देखेंगे इनको, जब भी, अच्छा 4 के नीचे 2 नहीं था, सॉरी, सिर्फ एक्स स्क्वायर के नीचे था, तो 4 पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 को 8/2 लिख सकते हो, तो ये ऐसा बनेगा। और क्योंकि आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो ऊपर रूट लेना पड़ेगा, तो ये x+4 का होल स्क्वायर है और ये उसी का स्क्वायर रूट है। तो ये जो x+4/√2 आ रहा है बेटा, ये इस एलिप्स का पहले वाले फोकस से डिस्टेंस है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि सम कांस्टेंट हो, तो ये जो दूसरी चीज है, ये इसका दूसरे फोकस से डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा फोकस 2,0 है, मतलब आपका a बराबर 2 और b बराबर 0 हुआ, तो ये सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस बन जाएगा इस एलिप्स के अंदर, जो कि कांस्टेंट होगा इस इंटरवल में। यही इंटरवल क्यों है? क्योंकि एलिप्स यहाँ पे कहाँ कट करती है? a पे, जो कि 2√2 है, और यहाँ पे -a पे, जो कि -2√2 है। तो इस बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो डिस्टेंस का सम फिक्स्ड आएगा, कांस्टेंट आएगा, इसलिए डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो a प्लस b आ जाएगा। तो इतना प्योरली क्राफ्ट किया है क्वेश्चन को, ना सिर्फ फोकल डिस्टेंसेस से सम के लिए, बट ये कर्व एलिप्स में किसी पॉइंट की डिस्टेंस a, b से ये चेक करना, बहुत बड़ा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आसान सवाल है। तो इसमें बोल रहा है कि एलिप्स जो दे रखी है, ये विकास गुप्ता के अंदर पैराग्राफ के अंदर भी है, तो इसका दूसरा पार्ट क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इस डिस्कशन के अंदर। तो इसके अंदर बोला है कि एलिप्स दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, अभी के लिए मैं इसको एक्स और वाई एक्सिस मान लेता हूँ, क्योंकि इक्वेशन नहीं, लोकस ही पूछा है, उसके बीच में स्लाइड कर रही है। तो मान लो ऐसे स्लाइड कर रही है आपकी एलिप्स, तो पूछ रहा है सेंटर का क्या लोकस होगा। तो क्योंकि एलिप्स पता है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी सेमी मेजर एक्सिस ए है और सेमी माइनर बी है, और अभी हमें इसके सेंटर का, जिसको एच कॉमा के मान लेते हैं क्योंकि इसका लोकस चाहिए, ये निकालना है, इसका लोकस क्या होगा। तो बेटा आप ये देख सकते हो कि ये दोनों जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसके बीच में फिसल रही है, तो ये दोनों इसके टेंजेंट का काम कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हमेशा कहाँ मिलते हैं? डायरेक्टर सर्कल पे। यानी ये दोनों जहाँ पे वाई और एक्स एक्सिस मीट कर रहे हैं, कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ओरिजिन पे। ये इसके डायरेक्टर सर्कल पे होगा। स्टैंडर्ड एलिप्स के अंदर आप डायरेक्टर सर्कल देखते हैं बिना रोटेटेड शिफ्टेड में, ऐसा। तो सेंटर इसका वही होता है एलिप्स वाला, यानी सेंटर से कोई भी अगर डिस्टेंस लें डायरेक्टर सर्कल पे, तो वो स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर के बराबर आती। तो यही चीज यहाँ लगा देंगे। 0,0 का एलिप्स के सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अगर ये सेमी मेजर सेमी माइनर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब आप एच को एक्स और के को वाई लेंगे, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो सेंटर का लोकस क्या होगा? एक सर्कल हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन विकास गुप्ता के सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इस पैसेज का, वही मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ कि अब सेंटर का लोकस तो निकाल लिया, क्या अब आप इसका यूज करके फोकस का लोकस निकाल सकते हो? दो फोकस होते हैं ना, x1 y1 और x2 y2, दोनों में से कोई भी एक में रिलेशन बनानी है। हाँ, ये आपको पता है फोकस का मिड पॉइंट h k है, तो आप h की जगह बेटा x1 प्लस x2/2 रख सकते हैं, और k की जगह आप y1 प्लस y2/2 रख सकते हैं। पर आपको x2 को हटाना पड़ेगा x1 के टर्म्स में, y2 को हटाना पड़ेगा y1 के टर्म्स में। इसके लिए ये ट्रिक है कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कोई भी अगर आप टेंजेंट लेते हो एलिप्स पे, तो जो फोकस से आप परपेंडिकुलर्स गिराते हो वो ऑक्सिलरी सर्कल पे उनका फुट होता है, और इस लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो जैसे ये वाई एक्सिस इसका टेंजेंट है, तो इस फोकस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है एक्स कोऑर्डिनेट। तो पहले फोकस से डिस्टेंस x1 है, दूसरे से x2 है, तो x1 x2 बी स्क्वायर हो गया। इसी तरह x एक्सिस एक टेंजेंट है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो y1 इंटू y2 भी बी स्क्वायर हो गया। तो अपन इसको एलिमिनेट कर देंगे बेटा, x2 की जगह रख देंगे बी स्क्वायर बाय x1, y2 की जगह रख देंगे बी स्क्वायर बाय y1, तो आपके पास फोकस का भी लोकस आ जाएगा, जो इन्होंने पूछा नहीं है, पर मुझे पर्सनली अच्छा सवाल लगता है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। आप दोबारा इसे सोचेंगे और पूरा क्वेश्चन फिर से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करने वाले हैं। एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। अच्छा, जो लोग खुद से अटेम्प्ट करते हैं पॉज करके इस बात का ध्यान रखें, ये टी नहीं, ये टी डैश है। तो इन्होंने बोला है कि कोई पॉइंट लिया इस पे, जिसपे हमने एक टेंजेंट बना दिया जो एक्स एक्सिस को टी और वाई एक्सिस को टी डैश पे काट रहा है। उसी पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाया है जो एक्स एक्सिस को एन पे, वाई एक्सिस को एन डैश पे कट कर रहा है। लेंदी है, मेंस टाइप का लग रहा है। तो दोनों ट्राइंगल का ये जो एरिया है, अगर पी एन टी और पी एन डैश टी डैश, इसको डेल्टा और डेल्टा डैश माने, तो इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा। तो तीन बातें बताऊंगा इसको निकालने से पहले। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, पहली बात तो ये एसेंट्रिसिटी ई बराबर √2 का, जब हाइपरबोला को 45 डिग्री से रोटेट कर देते हैं स्टैंडर्ड वाले को, तो ये इसमें बन जाता है। पैरामेट्रिक फॉर्म बेटा इसका होता है सी टी कॉमा सी बाई टी। दूसरी बात बताऊंगा टेंजेंट लिखते कैसे हैं, अगर मेमोरी पावर अच्छा हो तो रट लेना, नहीं तो डिराइव कर लेंगे।
तो आपको इसके लिए पहले स्लोप निकालना पड़ता है, स्लोप के लिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन आप चाहो तो कर्व का करो, चाहे पैरामीट्रिक फॉर्म में इसका कर लो, क्योंकि ये एक्स और वाई है। तो टेंजेंट dy बाई डी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन आता है हमें dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये भी dy बाई डी एक्स देगा। तो इसका स्लोप आ जाएगा बेटा माइनस सी बाई टी स्क्वायर, और दूसरा जो सी टी है इसका स्लोप आ जाएगा c के बराबर, t में हमने डिफरेंशिएट कर दिया है तो माइनस वन बाई टी स्क्वायर स्लोप है। स्लोप आ गया है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बनेगी। मैं चाहता हूं कि अब आप इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, तो आप एंड में पहुंचेंगे तो x बाई टी प्लस वाई टी बराबर 2c, ये टेंजेंट होता है। आप अगले स्टेप पे जा सकते हैं। नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, टेंजेंट का स्लोप उल्टा करके साइन चेंज कर देते हैं, परपेंडिकुलर होता है, और फिर से इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं, और इसका भी आप एलसीएम लेंगे तो नॉर्मल की भी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास ऐसा। तो याद रखना कोई जरूरी नहीं है बेटा, बट आपको डिराइव करना आना चाहिए और पैरामीट्रिक फॉर्म पता होनी चाहिए। तो t और t डैश के लिए क्या करेंगे, t के लिए पहले आप यहाँ पे y को 0 कर दो, तो ये 2ct कॉमा 0 आ जाएगा। t डैश के लिए आप x को 0 कर दोगे तो 0 कॉमा 2c बाई टी आ जाएगा। p पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, p पॉइंट आपका क्या है, ct कॉमा c बाई टी। फिर n चाहिए तो यहाँ पे y को 0 कर दो, तो ये ct की पावर 4 माइनस c बाई टी क्यूब कॉमा 0 आ जाएगा। और n डैश के लिए अगर आप x को 0 करोगे तो ये आपका 0 कॉमा सी टी की पावर 4 माइनस सी अपॉन माइनस टी आ जाएगा। तो अब मैंने आपको c और t के टर्म्स में कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, तो अब आप यहाँ पे आराम से p t n का और p t डैश n डैश का एरिया निकाल सकते हैं, उनको रेसिप्रोकल ऐड कर सकते हैं, आप देखेंगे t एलिमिनेट हो जाएगा। तो ट्राई करें, मैं वेट करूंगा कमेंट्स में ये जानने के लिए कि आपका आंसर आया है या नहीं आया। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट चीज, कोऑर्डिनेट के अंदर अपन एक ग्राफ देखने वाले हैं। इस पे आने से पहले अपन एक ग्राफ की बात करेंगे, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 1। अच्छा, ये क्यों बना रहे हैं, हमें तो ये चाहिए सर, उस पर भी मैं आऊंगा। पहले अपन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई 1 की बात कर लें। तो इसमें क्या होगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एज इट इज खुलेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 1। ये एक लाइन बनेगी ऐसी, ये 1 कॉमा 0 होगा, ये 0 कॉमा 1 होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज होगा, y ऐसा ही रहेगा। इसको प्लॉट करेंगे तो माइनस 1 कॉमा 0 और 0 कॉमा 1 से जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये वाला पॉइंट 0 कॉमा माइनस 1 होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है, तो ये एक रोटेटेड स्क्वायर है। आप यहाँ पर देखेंगे तो डायगोनल 90 डिग्री है, बराबर है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये लेंथ आपकी 1 है, ये 45 है, ये भी 45 है, तो 90 90 90 से स्क्वायर बनेगा। साइड पाइथागोरस से निकालेंगे तो √2 आएगी बेटा, और इसका एरिया √2 इंटू √2 2 आ जाएगा। पर सर हमें तो इसका एरिया चाहिए, तो अब यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई फिगर शिफ्ट या रोटेट करते हैं तो एरिया चेंज नहीं होता। अब ये भी शिफ्टेड है, x की जगह x-2 है, y की जगह y-3 है, तो एज इट इज आपका सेम स्क्वायर ही बनेगा। बस फर्क ये होगा कि ये जो अब स्क्वायर है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर अब आपका 0 0 नहीं रहेगा, सेंटर अब 0 0 से उठ के 2,3 आ जाएगा। तो शेप वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, बस ये 0 0 की जगह, मान लो ये y और x एक्सिस है, तो बस ये 0 0 की जगह 2,3 पे बनेगा, एरिया सेम रहेगा। तो शिफ्टिंग में एरिया चेंज नहीं होता है, रोटेशन में एरिया चेंज नहीं होता है। ये बात हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है ना, इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ये थोड़ा अच्छे से करें और समझे जरूर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो दो सर्कल दे रखे हैं जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, और लाइन वाई बराबर एम एक्स को भी टच कर रहे हैं। तो अपन अभी के लिए एक सर्कल मानते हैं, मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, और एक और आपकी यहाँ पर लाइन हो गई y बराबर एम एक्स। तो दो सर्कल होंगे, एक रेडियस r1 एक r2 का, अभी मैं जनरल r ही ले रहा हूँ। दोनों का रेडियस का प्रोडक्ट r1 r2 दे रखा है। दोनों सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जिसमें से एक पॉइंट 9,6 है। तो मान लो एक सर्कल आपका ऐसा बन रहा होगा, दूसरा सर्कल भी आपका ऐसा बन रहा होगा, और दोनों 9,6 से पास कर रहे हैं। y बराबर एम एक्स, वाई बराबर 0, दोनों के टेंजेंट है 0 0 से जो डालें। अब पहली चीज मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि अपन इसके सेंटर की बात कैसे करें। तो दो टेंजेंट्स का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, सेंटर हमेशा उस पे लाई करता है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा है कि जब आप यहाँ टेंजेंट को ज्वाइन करते हो तो ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो ये एंगल्स बराबर होते हैं। तो इस बात को आप गांठ बांध लो, अच्छे से याद रखना है।
तो मान लो ये लाइन भी क्योंकि ओरिजिन से जा रही है तो अपन इसको y बराबर nx बोल देते हैं, तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो अब अगर अपन इस सर्कल पे थोड़ा सा यहाँ पे जूम करने की कोशिश करें, ये एक पहला सर्कल ले लें, तो इसका सेंटर y बराबर nx पे है, तो मान लो x कोऑर्डिनेट a है, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा na के बराबर, और अब ये इसको टच कर रहा है, तो क्योंकि x एक्सिस को टच कर रहा है तो ये रेडियस होगा, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है ये y कोऑर्डिनेट होती है, तो जो इसका रेडियस आ रहा है, ये रेडियस किसके बराबर आ रहा है, na के बराबर। तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एन ए का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, और दोनों सर्कल इसी टाइप के होंगे और 9,6 से पास कर रहे हैं। अब इस पे आने से पहले एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये हॉरिजॉन्टल था, तो अगर मान लो tan थीटा आपका n है, मान लो ये आपका थीटा है, तो m जो बनाएगा y बराबर mx वो 2 थीटा बनाएगा, मतलब ये आपका tan 2 थीटा है, और जो आपका n है ये आपका tan थीटा। और हमें रिलेशन पता है, हमें क्या रिलेशन पता है, tan 2 थीटा किसके बराबर होता है, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में m पूछा बेटा, तो पहले अपन यहाँ से n निकाल लेंगे, n आ गया तो m आ जाएगा। अब n कैसे निकालें, 9,6 से सर्कल जाता है तो पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 9 माइनस ए का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये आ गया 9 माइनस ए का स्क्वायर, फिर 6 यहाँ y की जगह रख के स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 माइनस एन ए का स्क्वायर, तो 6 माइनस एन ए का भी अपन ने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अच्छा, एन ए का होल स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ से अब आपके पास क्या होगा, ए में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और माइनस में 18 प्लस 12 एन ए प्लस 117 बराबर 0। तो यहाँ पे a की दो वैल्यूज आ रही है, एक आएगी a1 एक a2, दो रूट्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से c बाय a करेंगे तो 117 आएगा। अब ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें रेडियस का प्रोडक्ट r1 r2 दे रखा है, r हमने बोला था na के बराबर है, तो r1 होगा na1, R2 होगा बेटा Na2, और इनका प्रोडक्ट आ रहा है 117/2। अब A1 A2 117 है, तो n स्क्वायर इंटू A1 A2, ये हम 117/2 के जैसे ही बराबर करेंगे, तो यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू हाफ आ जाएगी, और एज अ रिजल्ट n की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। तो आप यहाँ n की जगह 1/√2 और n स्क्वायर की जगह हाफ रख सकते हैं, और उसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर 2√2 आ जाएगा। तो बहुत लॉजिकल, बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बहुत सारी ज्योमेट्री पर बेस्ड ये सवाल है, दोबारा जरूर ट्राई करेंगे तब तक जब तक कि आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर बेस्ड है, पर एलिप्स की जनरल फॉर्म यूज हो रही है, इसमें ये ऑप्शन गलत है तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यही आपका आंसर है, खुद से ट्राई करेंगे। तो पूछ रहे हैं एलिप्स के अंदर सबसे बड़े एरिया का ट्राइंगल क्या बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे लोग अच्छा पहले तो वर्टिकल एलिप्स है, तो वर्टिकल एलिप्स को अपन ऐसे लिख लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा एरिया कब होगा, जब बेस मेजर एक्सिस ले लें। तो आपने मेजर एक्सिस पे बेस लिया यहाँ पर, और इधर वर्टेक्स पे आपने यहाँ पर एंड पॉइंट रख दिया, तो ये आप सोच रहे हो ये एरिया है। पर प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे बेटा, लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो आपका ये बेस तो छोटा हो जाएगा, पर जो आपकी हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ट्रेड ऑफ समझना पड़ेगा कि भाई हम क्या लें, अगर अपन मेजर एक्सिस छोड़ के पीछे भी जा रहे हैं, हाइट बढ़ा रहे हैं, तो मेजर एक्सिस कम हो रही, तो क्या करना चाहिए। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट लेते हैं, पहले तो वर्टेक्स के एंड पॉइंट्स निकाल लो, बेसिकली एंड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये √12 जो कि 2√3,0 होता है। अब पैरामीट्रिक फॉर्म होती है a cos थीटा b sin थीटा, तो ऊपर वाला ये पॉइंट हो जाएगा a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास a तो सेम रहेगा, लेकिन b जो कोऑर्डिनेट आएगा y वाला, ये नेगेटिव आ जाएगा ऐसा। अब बेस की जो लेंथ आएगी 4 sin थीटा से माइनस 4 sin थीटा, ये आ जाएगी 8 sin थीटा, तो हाफ इंटू बेस हो गया, और हाइट ये वाली है, ये 2√3 से 2√3 cos थीटा के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको 2√3 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 8√3 बचेगा एज इट इज, अंदर आपके पास आ गया sin थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब अगर आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 करना है, तो sin थीटा का cos थीटा आ जाएगा, sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा बाई 2, sin 2 थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा आ जाएगा। अब आप यहाँ पे cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, cos थीटा t हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा आ जाएगा।
तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। एक वैल्यू t की आ जाएगी आपके पास 1 और एक आई थिंक -12 के बराबर आ जाएगी, है ना। तो 1 पे तो एरिया 0 है, वो तो मिनिमम है। कॉस थीटा -12 रख देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा √3/2 और कॉस थीटा को अपन यहाँ पे -12 रख के मैक्सिमम एरिया निकाल सकते हैं। तो एओडी का सवाल है, पर हाँ एलिप्स का डायग्राम और उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। तो आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है। तो जैसा कि मैंने कहा था हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ये आप होमवर्क के अंदर लगाएं। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और आंसर आई थिंक हमारे पास ये ए ऑप्शन आएगा। तो आप चेक करें, मुझे कमेंट्स में बताएं क्या आंसर आ रहा है और कौन सा कंसेप्ट आपने लगाया इसको कैलकुलेट करने के लिए। और आप यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस आ रहा है ये ओ एन जो आप निकालेंगे, है ना, ओरिजिन से, तो ये एन फैक्टोरियल के बराबर आएगा। इससे ज्यादा फन मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, तो आप ये ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। कल मिलेंगे और कल मोर देन वन टाइप क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तो चैनल पे बने रहें। अलजेब्रा कैलकुलस रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियोस और सेव्ड पीडीएफ्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में